सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यमन के विषय में, जो कि लंबे समय से गृह युद्ध अर्थात सिविल वॉर का सामना कर रहा है। इस गृह युद्ध की वजह से यहां पर पहले से ही बहुत बड़ी आबादी भूखमरी का सामना कर रही है, लेकिन नवीन जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, कुछ जो है कि निर्णय लिए हैं, जिसके वजह से आने वाले समय में यमन में जो भूखमरी की स्थिति है वह काफी ज्यादा विकराल रूप धारण कर सकती है। कई समीक्षकों का तो मानना है कि यहां पर जो भूखमरी की कंडीशन क्रिएट होने जा रही है वह इस सदी की सबसे खराब जो और सबसे विभत्स भूखमरी हो सकती है। तो समझेंगे कि आखिर यमन में गृह युद्ध क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है और यहां पर जो भूखमरी की कंडीशन क्रिएट हो रही है वह किन किन कारणों से हो रही है और इसका क्या समाधान हो सकता है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सहारा लेंगे थोड़ा सा मैप का। आप देखिए, आपको यहां पर जो अरब प्रायद्वीप वाला क्षेत्र है उसका मैप दिखाया गया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक देश दिखाई देगा जिसका नाम है यमन, और यहां पर इसका कैपिटल लिखा हुआ है। यमन को अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पर आपका है एक लाल सागर, यहां पर है आपकी अदन की खाड़ी, यहां पर है आपका अरेबियन सी, और यहां पर है आपका फारस की खाड़ी, अर्थात जो है कि ये जो फारस की खाड़ी है इसी के नाम पर इस यहाँ के देशों को बोलते हैं हम लोग गल्फ कंट्री। कुल मिलाकर ये आपने जो है कि कुछ आपने वो जो ओशन वाले क्षेत्र थे उनको देख ली। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे प्रमुख पड़ोसी देश है उसका नाम है सऊदी अरबिया, और जो सऊदी अरबिया देश है यह न सिर्फ इसका पड़ोसी देश है बल्कि इस पूरे गल्फ कंट्री वाले क्षेत्र में, इस गल्फ रीजन में अपना एक डोमिनेंट नेचर रखता है। और सऊदी अरबिया जो देश है वो सुन्नी मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, अर्थात सुन्नी इस्लाम को मानता है। इसका जो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रतिद्वंदी है वह है आपका ईरान, और जो ईरान है ये शिया मुस्लिम जो है कि धर्म को मानता है। आपको पता है इन दोनों की जो लड़ाई है लंबे समय से चल रही है। दोनों एक दूसरे के न सिर्फ प्रतिद्वंदी हैं बल्कि दोनों एक दूसरे को किसी भी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। कंडीशन यहाँ पर है, और इस वजह से इन दोनों के आपसी संघर्ष के वजह से इस क्षेत्र में हमेशा तनाव बना रहता है। लेकिन हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं यमन की। तो यमन में जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं उसमें सऊदी अरबिया और यहां पर जो सुन्नी शासक हैं इनकी प्रमुख भूमिका दिखाई देगी, और ठीक इसी तरह की भूमिका दिखाई देगी यमन में आपको ईरान की, जो कि यहां के शिया समुदाय से संबंधित जो शासक हैं उनके। दोनों देश क्या कर रहे हैं, ईरान और सऊदी अरबिया अपने अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए, आगे उसको मजबूत करने के लिए यहां पर कर रहे हैं, यमन का सहारा ले रहे हैं। और यहां पर जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं उसकी वजह से यमन जो है कि एकदम बर्बाद हो चुका है। सोचिए कि यहां पर जो इसकी जो लोकेशन है इसका काफी ज्यादा अच्छी अर्थव्यवस्था हो सकती है, चाहे पेट्रोलियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर अन्य चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहां पर भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई। तो समझते हैं आखिर है क्या। और एक चीज और, यह जो आपका सऊदी अरबिया है, जब हम इसका जिक्र करेंगे तो आपको पता है कि सऊदी अरबिया का जो सबसे अच्छा दोस्त है, मित्र है, वह है अमेरिका। और जब अमेरिका इसका दोस्त है, मित्र है, तो अमेरिका के साथ यहां पर इसकी सहयोग करते हैं यूके और जो है कि फ्रांस जैसे देश, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश। वहीं पर जो ईरान है तो अकेला देश, लेकिन यमन में इसकी जो भूमिका आपको दिखाई देगी काफी मजबूत दिखाई देगी। कंडीशन बस यह समझ लीजिए कितनी जटिल है कि सऊदी अरबिया और यहां पर जो है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और जैसे अन्य देशों ने, कुल लगभग 10 देशों ने मिलकर यहां पर जो है कि सत्ता परिवर्तन कराने का प्रयास किया, लेकिन ईरान की भूमिका यहां पर इतनी ज्यादा मजबूत है कि वह उसमें असफल है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते किसी भी तरह से ईरान को
को बर्बाद कर देना चाहते हैं और उसी के लिए उन्होंने यमन में कुछ कदम उठाए हैं, जिसके वजह से आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा। तो समझेंगे आखिर ईरान की भी भूमिका यहाँ पर क्या है। आइए थोड़ा सा हम टेक्स्ट के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। यमन का जो आधिकारिक नाम है वह है यमन गणराज्य अर्थात यमन रिपब्लिक। यह मध्य पूर्व एशिया का एक देश है जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम में। इसकी जो आबादी है लगभग 2.9 करोड़ है। इसकी बाउंड्री जो हमने देखा सऊदी अरब के साथ लगती है, लाल सागर के साथ लगती है, अदन की खाड़ी के साथ लगती है, अरब सागर के साथ लगती है, पूर्व में ओमान जो देश है उसके साथ लगती है। ये जो मुख्य भूमि वाला देश हमने देखा, इसके अलावा इस देश के अंतर्गत लगभग 200 आइलैंड भी आते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है सुकोत्रा आइलैंड। इसके विषय में भी आपको पता ही। अब यहाँ पर जो जनसंख्या है उसका थोड़ा सा धार्मिक एंगल समझिए, अर्थात उनका जो धर्म के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको समझिए। यहाँ का टोटल जनसंख्या में लगभग 60% जो जनसंख्या है वो सुन्नी समुदाय की है। ध्यान दीजिएगा, सुन्नी समुदाय की है। और सुन्नी समुदाय से ही संबंधित कौन सा देश हमने आपको दिखाया था? सऊदी अरबिया। वहीं पर जो 38 से लेकर 39% जनसंख्या है वह सिया समुदाय की है। अब हमने क्या कहा कि सिया और सुन्नी दो जो है कि लोग हैं और दोनों ही क्या है मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो डिवाइडेशन है सिया और सुन्नी, इनमें भी क्या है कई प्रकार की सब कैटेगरी दिखाई देती है। और इसी में से एक कैटेगरी है सिया समुदाय की, वह है जायदी सिया। तो जो जायदी सिया है, सिया भी कई प्रकार के हैं, तो उसी में एक होते हैं जायदी सिया। और इन्हीं जायदी सिया में ही एक और कैटेगरी है और वह है हूती। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कहते हैं अपने यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी धर्म की, तो एक धर्म है, उस धर्म में कई जातियां हैं और उन जातियों में भी आप देखते हैं, चाहे आप जनरल कास्ट में ले लीजिए, ओबीसी में लीजिए, उसमें भी कुछ सब कैटेगरी दिखाई देती। यहां पर भी हमने समझा कि सिया है, सुन्नी है दो लोग, और उन्हीं में सिया समुदाय में एक जो है कि जायदी सिया हैं। और ये जो जायदी सिया हैं जो कि यमन में है, वह कहते हैं हूती अपने आप को, अर्थात वह हूती हैं। हूती का मतलब होता है अल्लाह के समर्थक, अर्थात जो हूती हैं, जो कि जायदी सिया हैं, वह कहते हैं हम अल्लाह के समर्थक हैं। और इस तरह से ये जो अल्लाह के समर्थक हूती हैं, इनका संघर्ष दिखाई देता है किसके साथ? यहाँ के मेजर पॉपुलेशन अर्थात सुन्नी के साथ। तो अब अगर हम आगे से आपको कहेंगे हूती समुदाय, तो आप यह समझिएगा कि यहाँ की जो सिया समुदाय है वह कौन है? हूती समुदाय से संबंधित है। यहाँ का जो जायदी सिया है वही अपने आप को क्या कहता है? हूती कहता है। तो अब इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि आखिर हूती लोग कौन है। इनका जिक्र बार बार आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सिया समुदाय में ही क्या है, जो जायदी लोग हैं वह जायदी लोग अपने आप को यहां पर क्या कहते हैं? हूती कहते हैं। अब ये जो जायदी सिया हैं, इस्लाम, पता है जायदी सिया जो है कि इस्लाम की एक धारा है। और यमन में हजारों साल तक जो जायदी राजा थे उन्होंने शासन किया हुआ है। और हजारों साल तक जब उन्होंने शासन किया है तो इसका मतलब क्या है? वहां पर जो उनकी सत्ता में पकड़ रही थी वह काफी ज्यादा रही थी। लेकिन समय आता है 1962 का, जब अंतिम जो जायदी सुल्तान थे इमाम अहमद, इनकी हत्या कर दी गई। यहां पर जब इनकी हत्या की गई तो उसके बाद जो जायदी सिया थे ये हाशिए पर आ गए और इनके हाथ से सत्ता क्या हुई? निकलने लगी। और यहां पर जो बड़ी आबादी है सुन्नी, उन्होंने क्या किया? सत्ता पर अपना अधिकार बढ़ा दिया। अब हुआ क्या कि जब इनकी 1962 में अंतिम जो जायदी सुल्तान इमाम अहमद थे, इनकी हत्या की गई, इसके बाद से यह देश क्या हो गया? गृह युद्ध में प्रवेश कर गया और यहां से यमन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। गृह युद्ध में प्रवेश करने का मतलब है कि यहां पर एक संघर्ष की लड़ाई प्रारंभ हुई कि आखिर सत्ता कौन चलाएगा। और उसके वजह से क्या हुआ? जो यमन है जिसको हमने आपको दिखाया वो दो भागों में बट गया। तो जो वर्ष 1978 में उत्तरी यमन में क्या हुआ, जैसे यमन है, मान लीजिए ये यमन है, इसमें क्या हुआ? उत्तर और दक्षिण के रूप में दो यमन बन गए। तो उत्तर वाला जो यमन है वह अलग तरह से शासन अपना चला रहा था, दक्षिण वाला यमन क्या चल रहा था? अलग तरह से शासन चला रहा था। ये जो उत्तर वाला यमन है, इसमें क्या होता है? 1978 में यहाँ पर एक आर्मी अफसर जिनका नाम था अब्दुल्ला साले, यहाँ पर इनको
राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो कहां बने? उत्तरी यमन में यह बने। वहीं जो दक्षिणी यमन है, जो यह वाला क्षेत्र है, इसमें क्या था? सोवियत संघ का प्रभाव था। सोवियत संघ अर्थात रूस को आप समझ सकते हैं, यहां पर प्रभाव था। और यह जो उत्तर में जो यहां पर अब्दुल्ला सालेह थे, इन पर किसका प्रभाव था? पड़ोसी देश सऊदी अरब का। और यह जो अब्दुल्ला सालेह थे, यह आइडियोलॉजी से किससे जुड़े हुए थे? शिया समुदाय से जुड़े हुए थे। जो सोवियत संघ था, जो जिसका प्रभाव दक्षिण वाले क्षेत्र पर था, यह दक्षिण वाला क्षेत्र किसके कब्जे में था? हूती समुदाय के जो है कि नेतृत्व में था, उनके अधीन था। और यहां पर किसका प्रभाव था? सोवियत संघ का हुआ। लेकिन आपको पता है कि जो सोवियत संघ है वह 1980 के दशक के अंत तक जाते जाते कमजोर पड़ने लगा, जिसकी वजह से यहां पर जो हूती समुदाय था, या दूसरे शब्दों में कहें तो जायदी जो शिया थे, उनका जो अधिकार था थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगा। और इसकी वजह से जब कमजोर पड़ने लगा तो जो उत्तरी यमन के जो शासक थे, जिनका नाम था अब्दुल्ला सालेह, जिनको पूरा समर्थन था जो है कि सऊदी अरबिया और साथ ही साथ सऊदी अरब के मित्र दोस्तों का, उन्होंने क्या किया? खूब बढ़ चढ़ कर उनका सहयोग किया, जिसकी वजह से वह लगभग पूरे यमन में अपना जो छवि है उसको मजबूत कर पाए और एक तरह से पूरी यमन को एकजुट करने का उन्होंने प्रयास किया। इसी प्रयास में मई 1990 में क्या होता है? उत्तरी यमन और दक्षिणी यमन को मिलाकर यमन गणराज्य अर्थात यमन रिपब्लिक का निर्माण कर दिया जाता है। और जब यह यमन रिपब्लिक बना तो इसके भी जो प्रमुख थे वह कौन थे? यही उत्तरी यमन के शासक अर्थात अली अब्दुल्ला सालेह। तो ये अली अब्दुल्ला सालेह यहां पर थे, यही क्या हो गए? पूरे यमन गणराज्य के शासक बन गए। अब्दुल्ला सालेह को सऊदी अरब, अमेरिका, यूके और फ्रांस का समर्थन मिला हुआ था। और अभी तक यहां पर जो कि ईरान की जो एंट्री है वह बहुत मजबूत तरीके से नहीं हुई थी। अब देख लीजिए, यह है अब्दुल्ला सालेह की फोटो। इनका जिक्र कई बार आने वाला है, इसलिए मैंने फोटो दिखा दिया, जिससे थोड़ा सा आप इनकी जब भी इमेज आए तो विजुलाइज कर सके। अब अब्दुल्ला सालेह के नेतृत्व में एक संगठित यमन अर्थात जो है कि रिपब्लिक यमन का गठन तो हो गया, लेकिन जो जायदी शिया थे, या दूसरे शब्दों में कहें जो हूती थे, वह हाशिए पर चले गए और सत्ता पर इनकी जो पकड़ है वह कमजोर होने लगी। क्योंकि यह जो अब्दुल्ला सालेह थे, यह क्या कर रहे थे? जो सुन्नी समुदाय था उसके हितों को तो बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हुक्ती जो समुदाय था उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इन्होंने क्या किया? अब जब हूती समुदाय को यह लगा कि ऐसे तो हमारे हाथ से पूरी सत्ता हमेशा के लिए चली जाएगी, तो इन्होंने क्या किया? अपनी उपस्थिति और प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 1990 के दशक में बेदरदीन अल हूती ने, यह जो नाम है ध्यान रखिएगा, ऐसे एक नाम और आएगा, तो बेदरदीन अल हूती ने क्या किया? बिलीविंग यूथ नामक एक संगठन का निर्माण किया। और इसका जो बेदरदीन अल हूती था, ये काफी अच्छा, इसके पास जो है कि मोबिलाइज करने की कैपेसिटी थी, अच्छा लीडर माना जाता है, मतलब लोगों को मोबिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसने कहा कि हमारा जो मकसद होगा वह होगा जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण करना। जायदी इस्लाम का पुनर्जागरण करने का मतलब क्या है? जो शिया मुस्लिम समुदाय है उनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। जबकि मैंने इस देश के संदर्भ में आपको क्या बताया कि लगभग 60% जो आबादी थी वह स्टार्टिंग में किसकी थी? वह तो सुन्नी समुदाय की थी। अब प्रारंभिक वर्षों में यह जो संगठन बना बिलीविंग यूथ, इसने क्या किया? बहुत सारे अपने क्लब बनाए, स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया, कई प्रकार के कैंप चलाए, स्टूडेंट आंदोलन को बढ़ावा दिया और अपने समुदाय के लोगों को संगठित करने का प्रयास किया। इस प्रयास करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? समर कैंप्स लगाए। यहां पर जो शिया स्कॉलर्स थे उनकी किताबें पढ़ाई जाती थी। लेबनान और ईरान के जो शिया धर्मगुरुओं की कहानी सुनाई जाती थी। और यहां से धीरे धीरे क्या हो गया? ईरान की जो पकड़ है वो मजबूत होती गई। और ईरान यहां पर सिर्फ धर्म के आधार पर जो है कि सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो हूती समुदाय के लोग हैं, चूंकि वो भी शिया हैं तो हमको भी क्या करना है? सहयोग करना। ऐसा कुछ नहीं है। इनका जो ईरान का उद्देश्य है मैं आगे बताऊंगा।
तो इन्होंने क्या किया, जायदी समुदाय ने या फिर हूती ने अपने लिए अधिक संसाधनों का मांग करना प्रारंभ कर दिया 1990 के दशक से। और अधिकारों की मांग जब यह कर रहे थे तो इनको अधिकार कुछ मिल गए होते तो हो सकता है वहीं पर बात दब गई होती। लेकिन वहीं जो अब्दुल्ला सालेह थे, उनकी जो सरकार थी वह क्या कर रही थी, इन मांगों को अनसुना कर रही थी। इससे क्या हुआ, तनाव बढ़ता गया और जो हूती समुदाय है वह संगठित होता गया। उसको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। और इसी कारण जो बेदरदीन अल हूती ने इस सरकार के खिलाफ क्या किया, रैलियां निकालनी प्रारंभ कर दी थी। अर्थात जो उसने संगठन बनाया था लोगों को जोड़ने के लिए, अब उसने सरकार के खिलाफ एक क्या किया, एक जो है कि फ्रंट खोल दिया। सालेह की जो सरकार थी, इन्होंने अल हूती के खिलाफ, अर्थात यह जो व्यक्ति था इसके खिलाफ क्या किया, अरेस्ट वारंट निकाल दिया। लेकिन इससे क्या हो गया, मामला सुलझने के बाद उलझ गया और सेना और जो अल हूती के समर्थक थे एक दूसरे के आमने सामने आ गए और ये जो हिंसक जंग थी वह प्रारंभ हो गई। और यहां से क्या होता है कि जो हथियारों की दौड़ प्रारंभ होती है। और यहां पर जो हथियारों की दौड़ प्रारंभ हुई तो हूती समुदाय को ईरान ने हथियार की आपूर्ति की और जो यहां के सुन्नी समुदाय के लोग थे उनको हथियारों की आपूर्ति न सिर्फ यहां की सरकार ने बल्कि सऊदी अरबिया और उसके मित्र देशों ने भी की। इसी में एक घटनाक्रम आता है 10 सितंबर 2004 को, जो अल हूती था इसको क्या किया, सेना ने मुठभेड़ में मार दिया। और इसके बाद जो अल हूती समर्थक थे उन्होंने कहा कि जो पहले से हम हिंसक विद्रोह कर रहे थे जिसको रोका जा सकता था, अब हम नहीं रुकेंगे। और इन्होंने क्या किया, विद्रोह को तेजी से फैलाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात जो पहले एक छोटे मोटे आंदोलन के रूप में सामने आते थे उन्होंने पूरी तरह से अब विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने का मतलब है कि इनको अब चाहिए था सत्ता और यहां की पावर इनको चाहिए था। इसी के बाद जब उनकी अल हूती जो पहले थे उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उनका पूरा जो नाम था हुसैन बेदरदीन अल हूती, इनकी 2004 में जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, हूती आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वह है अब्दुल मलिक अल हौती। तो यह अब्दुल मलिक जो अल हौती है इसका जिक्र बार बार आएगा। इसकी मैं इमेज ना हो तो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यह व्यक्ति है, इसका जिक्र बार बार आएगा। और इसने क्या किया, अपने प्रभाव से जो हूती समुदाय के लोग थे उनको तेजी से संगठित किया। अब्दुल मलिक अल हौती का जो संघर्ष है सालेह के साथ, अर्थात वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रारंभ हो गया और लंबे समय तक चला। विद्रोहियों को दबाने के लिए, अर्थात हूती विद्रोहियों को दबाने के लिए यमन सरकार ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया। इवन इन्होंने क्या किया, एयरफोर्स और सेना को बड़े पैमाने पर क्या किया, कहा कि आप अभियान चलाओ और जो हूती विद्रोही हैं इनको क्या करो, आप जो है कि किसी भी तरह से खत्म करो। मतलब इनका उद्देश्य था कि जो बड़े नेता हैं अगर और या बड़े जो संगठन हैं इनको जब हम खत्म कर देंगे तो लोगों में डर बैठ जाएगा और अपने आप क्या होगा, जो हूती समुदाय के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं वह विरोध नहीं करें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो हूती विद्रोही थे यह भारी पड़े और इन्होंने क्या किया, न सिर्फ सेना से मुकाबला किया बल्कि कई नए ठिकानों पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस हिंसा में हजारों जो सिविलियन आम नागरिक है वो मारे गए, लेकिन यहां से स्थिति क्या हुई और जो है कि खराब होने लगी। ये जो हूती समुदाय के लोग थे यह क्या कर रहे थे, अपना जो है कि अन्य क्षेत्रों पे कब्जा बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और सेना अर्थात यहाँ की जो सरकार, यहाँ के जो अब राष्ट्रपति सालेह थे वह यह प्रयास कर रहे थे किसी भी तरह से इनको हटाया जाए और उसके लिए एयरफोर्स से लेकर सेना को खुली छूट दी हुई थी। लेकिन हूतियों को समर्थन मिल रहा था ईरान का। ईरान भी आपको पता है, जैसे कि हमने बताया, एक मुस्लिम शिया मुस्लिम देश है जो कि सुन्नी बहुल सऊदी अरब को पीछे कर इस पूरे क्षेत्र के नियंत्रण को क्या करना चाहता है, अपने हाथ में लेना चाहता है। इसने क्या किया, जो है कि यहां पर नियंत्रण लेने के लिए अर्थात इस क्षेत्र में पूरी पकड़ बनाने के लिए हूती विद्रोहियों का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हथियारों के साथ साथ अन्य जो है कि सैन्य आपूर्ति भी सुनिश्चित की। अब ईरान ने जो है कि यहां पर हथियारों की तो आपूर्ति के, सैन्य प्रशिक्षण दिया ही, साथ ही साथ ईरानी जनरल और नेवी को अदन की खाड़ी में तैनात कर दिया, जिससे सऊदी अरब अगर कोई एक्शन ले तो ईरान क्या करे, हूती समुदाय के पक्ष में खड़ा हो सके। आप समझ सकते हैं कि पूरे इस क्षेत्र में कितना ज्यादा तनाव चल रहा होगा।
और ईरान की रणनीति यह थी कि यदि वह क्या करे, यमन में जो है कि हूती समुदाय का नियंत्रण स्थापित करवा देता है, तो इसका मतलब क्या है कि सऊदी अरब के दोनों तरफ ईरान की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूं, आपको फिर से एक बार मैप दिखा देता हूं, इससे चीजें और क्लियर। अब देखिए ये रहा आपके पास सऊदी अरब। यहां पर देखिए, यहां पर तो ईरान है ही है, वह तो इससे संघर्ष कर ही रहा है। अगर यहां पर भी क्या हो, ईरान के समर्थक जो है कि सत्ता में आ जाए तो सऊदी अरब को दोनों तरफ से काउंटर कर सकते हैं। यही प्रयास जो है कि ईरान कर रहा था। सऊदी अरब जो है कि अब यह जब प्रयास कर रहा होगा ईरान, तो सऊदी अरब भी कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया जरूर करेगा। और सऊदी अरब हर तरह से यह प्रयास कर रहा था कि जो यहां पर अब्दुल्ला की सालेह की सरकार है उसको क्या किया जाए, बचा के रखा जाए, उसको मजबूत करके रखा जाए, जिससे यहां पर हूती समुदाय का नेतृत्व ना जाए। क्योंकि हूती समुदाय का नेतृत्व आने का मतलब है कि ईरान की उपस्थिति का होना, और ईरान को किसी भी तरह से वह इस क्षेत्र में देखना नहीं चाहता। इन सभी बातों की वजह से क्या हो रहा था, यमन में जो है कि ईरान जो है कि मजबूत हो रहा था, जिसकी चिंता सऊदी अरब को थी। और दूसरे तरफ क्या हो रहा था कि यह देश बर्बाद होता जा रहा था। वर्ष आता है 2010 में, और हूती विद्रोहियों ने यमन सरकार के साथ समझौता कर लिया और दोनों पक्ष युद्ध विराम पर राजी हो गए। कुछ ही दिन हालांकि यह युद्ध विराम रह पाए। अब हूती विद्रोहियों ने अब्दुल्ला सालेह से समझौता कर लिया, लेकिन अभी यहां पर जो परिस्थितियां थी वह बिल्कुल सही होने वाली नहीं थी। क्योंकि अब्दुल्ला सालेह जो कि यहां के राष्ट्रपति हैं, उनके सामने दो चुनौतियां भी बची हुई थी। अब प्रश्न आएगा कि जो सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन था, जो वहां पर जो है कि हिंसक आंदोलन चला रहा था, अपनी गतिविधियों का अंजाम दे रहा था, जब उसने समझौता कर लिया तब किस प्रकार का बात। लेकिन अभी देखिए चुनौती एक है। पहली जो चुनौती थी वह यह थी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम हमने क्या बताया, अब्दुल्ला सालेह, अपने बेटे को क्या करना चाहते थे, आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। और वहीं जो आर्मी चीफ पहले से थे उनका नाम था मोहसिन अल अहमर। तो जो मोहसिन अल अहमर थे यह अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं थे, और अब्दुल्ला सालेह चाह रहे थे कि क्या करें कि जो इनका जो बेटा है वह आर्मी चीफ बन जाए। अब क्या हुआ, जो मोहसिन अल अहमर, अब इनको हम शॉर्ट में अहमर के नाम से ही बुलाएंगे, तो अहमर ने क्या किया कि जब यह हूतियों से संघर्ष कर रहे थे सरकार की तरफ से, तो इन्होंने सेना में अपनी पकड़ क्या कर ली थी, मजबूत बना ली थी। इसके वजह से जो अब्दुल्ला सालेह थे, अगर इनको डायरेक्ट किसी ऐसे ही अतार्किक आधार पर हटा देते तो सेना में हो जाता विद्रोह। इसके वजह से अब्दुल्ला यह सालेह चाह रहे थे कि वह क्या करें कि जो आर्मी चीफ मोहसिन अल अहमर हैं वह इस्तीफा दे दें और फिर वह अपने बेटे को बैठा दें। तो हुआ क्या कि जो यमन में जो आर्मी थी वह दो गुटों में बट गई थी। एक तो समर्थन कर रहा था एक बार जो यहाँ के राष्ट्रपति का, दूसरा अपने आर्मी चीफ का समर्थन कर रहा था। और वहीं राष्ट्रपति यह चाह रहे थे कि आर्मी चीफ क्या हो जाए, हट जाए। और इसमें सबसे बड़ा दिक्कत यह हुई कि जो अब्दुल्ला सालेह अर्थात जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसके लिए क्या किया, सऊदी अरब से सहायता मांगी। और सऊदी अरब के माध्यम से क्या किया, इन्होंने जो यहाँ के आर्मी चीफ अहमर थे उन पर क्या कर दिया, बमबारी करवा दिया। अर्थात वर्ष 2011 में इन दोनों के बीच का जो तनाव था वह काफी बढ़ गया। और हुआ क्या कि सऊदी अरब की एयरफोर्स ने क्या किया कि एक बिल्डिंग पर हमला किया, और उस बिल्डिंग में कौन बैठे थे, यमन के आर्मी चीफ। और यहां के जो ये हमला इसलिए इस बिल्डिंग पर किया गया क्योंकि यहां के राष्ट्रपति चाहते थे कि अहमर को यहां के पद से हटाया जाए, जिससे पूरी तरह से सत्ता वो अपने बेटे को दे सकें। अर्थात जो वहां का आर्मी चीफ जब उनका बेटा होता तो इस तरह से आर्मी पर उनकी पकड़ मजबूत हो जाती, तो हूतियों के खिलाफ वह किसी भी प्रकार का कदम उठा सकते थे। लेकिन जब उस बिल्डिंग पर हमला किया गया तो अहमर क्या था, वह बच निकला। और इसके बाद अहमर और उसके कुछ समर्थकों ने हूती जो विद्रोही थे उनकी मदद करना प्रारंभ कर दिया। सोचिए, जो हूती विद्रोही थे उनको सेना का एक धड़ा भी क्या कर रहा था,
समर्थन कर रहा था, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला साले क्या कर रहे थे, सऊदी अरब की मदद के माध्यम से पूरे जो विद्रोह था उसको दबाना चाहते थे। स्वाभाविक है जब परिस्थितियां ऐसे विषम होंगी तो भले ही हूतियों ने क्या कर लिया हो, समझौता कर लिया हो, यहां पर अभी एक चुनौती बची हुई थी, और वह चुनौती यह थी कि आखिर अहमद जो वहां के आर्मी चीफ है उनको कैसे हटाया जाए। और जब आर्मी चीफ ही क्या कर रहा हो, हूतियों का समर्थन कर रहा हो, तो वहां पर शांति तो स्थापित नहीं हो सकती थी। ये रहे अहमद जिनका नाम है, और यही क्या थे उस समय के चीफ थे, आर्मी चीफ थे, जिनसे यहां के राष्ट्रपति का तनाव चल रहा था। अब एक चुनौती हमने देख ली, दूसरा अब्दुल्ला सालेह के सामने चुनौती थी, अर्थात हूतियों से जब उन्होंने समझौता कर लिया, उसके बाद एक चुनौती थी कौन से, आर्मी चीफ। दूसरी चुनौती थी वह थी अरब स्प्रिंग की घटना। आपको पता है कि दिसंबर 2010 में ट्यूनीशिया से क्या हुआ कि जो कि क्रांति प्रारंभ हुई, और इसको हम बोलते हैं अरब स्प्रिंग। इसका मैं एक मैप आपको दिखा देता हूं, आप इसको देख लीजिए। आप देखिए ये जो ट्यूनीशिया है, यहां से क्या हुआ था, यहाँ की ये जो पूरे क्षेत्र हैं, यहाँ के जो शासक हैं वो कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से सत्ता पर बैठा हुआ था। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं थी। सेना, पुलिस और जो पद पर है उसी वही सब कुछ क्या करता था, यहाँ का सर्वे सर्वा था। तो ट्यूनीशिया में क्या हुआ, एक फल विक्रेता पर यहाँ के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने अत्याचार किए, और उसने क्या किया, खुद को आग लगा लिया। जब ये ट्यूनीशिया में घटना हुई तो वहाँ के लोग अपनी सरकार के खिलाफ, अर्थात वहाँ की जो निरंकुश सरकार थी जो कि वहां पर लंबे समय से शासन कर रहा था सत्ता में, उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और ना सिर्फ ट्यूनीशिया में बल्कि जितना आप रेड वाला एरिया देख रहे हैं, सभी देशों की जनता ने कहा कि हमें अब कोई भी ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो लंबे समय पर सत्ता से बैठा हो, और इसी को बोलते हैं हम अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग का मतलब यह है कि जो पहले से ऐसे शासक जो लंबे समय से शासन कर रहे हैं उनको गद्दी से हटाना और जनता का जो है कि शासन स्थापित करना। हालांकि कई देशों में सफल हुआ, कई देशों में नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, जो ट्यूनीशिया में क्रांति प्रारंभ हुई, यहां से जो अरब स्प्रिंग प्रारंभ हुआ, तो ट्यूनीशिया में 23 साल से बैठे तानाशाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ट्यूनीशिया से प्रारंभ हुई क्रांति अफ्रीका और मध्य पूर्व के उन सभी देशों में फैल गई जहां पर कोई व्यक्ति तानाशाह बनकर लंबे समय से बैठा हुआ था। मिस्र में 29 साल से सत्ता पर बैठे हुस्ने मुबारक को अपना पद छोड़ना पड़ा। लीबिया में गद्दाफी को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। कई ऐसे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। अब यहां पर जो विद्रोह करने वाले लोग थे, अर्थात जो अरब स्प्रिंग में शामिल लोग थे, उनको हथियारों का या फिर जो है कि पैसे की आपूर्ति कौन कर रहा था, वह कर रहा था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश। अर्थात अरब स्प्रिंग जहां जहां पर फैला उसमें जो विद्रोह कर रहे थे वहां की सत्ता के खिलाफ, उनको सहयोग मिल रहा था अमेरिका, ब्रिटेन का। अब समझिए, जब ट्यूनीस, हमने कहा कि यहां से जब यह कोई क्रांति प्रारंभ हुई और जब पूरे क्षेत्र में फैल रही है तो क्या यमन बचेगा? नहीं होगा। और यमन में भी क्या हुआ, अरब स्प्रिंग का प्रभाव हुआ, और यही क्या हुई, वहां के राष्ट्रपति के लिए दोहरी चुनौती थी। अरब स्प्रिंग वर्ष 2011 में यमन में भी पहुंचा, और यमन में 32 साल से सत्ता पर बैठे हुए अब्दुल्ला सालेह पर भी क्या हुआ, दबाव बढ़ने लगा, और हुती समुदाय ने भी क्या किया, फिर से विद्रोह कर दिया। जिन्होंने समझौता किया था उन्होंने कहा था अच्छा मौका है, अरब स्प्रिंग के माध्यम से उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अब इस तरह से फिर जो है कि सऊदी अरब को लगा ये तो बड़ी खराब कंडीशन क्रिएट हो गई। अगर अब्दुल्ला सालेह यहां के जनता की दबाव में आकर सत्ता छोड़ देते हैं तो जो हुती विद्रोही हैं वो क्या करेंगे, सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। तो इसने, सऊदी अरब ने कहा कि नहीं, अब्दुल्ला सालेह से कहा नहीं, आपको पद नहीं छोड़ना है। अब्दुल्ला सालेह अर्थात कोई भी व्यक्ति जो पद पर बैठा हुआ क्यों पद छोड़ना चाहेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अब्दुल्ला सालेह पर दबाव डाला कि वह कुछ देर में सत्ता पर बने रहे, और सऊदी अरब इनको लंबे समय तक सत्ता बनाए भी रखा। लेकिन सऊदी अरब के ही खिलाफ जब बातें उठने लगी तो इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं। इन्होंने कहा कि जो यहाँ के अब्दुल्ला सालेह हैं, इनको कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि अब आप पद छोड़ दो। और इसके माध्यम से सऊदी अरब यह करना चाहता था कि उसने पहले क्या किया, अब्दुल्ला सालेह की सरकार को बचाया भी अरब स्प्रिंग के घटना में, और फिर यह दबाव डाला कि आप पद छोड़ दे। उसका उद्देश्य था कि वह यह दिखा सके कि यहां पर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उन गतिविधियों में हर तरीके से वह क्या चाहता है, यहां की जनता का हित चाहता है। इस सऊदी अरबिया ने अपना एजेंडा सामने रखा।
तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तक हमने आपकी सरकार को बचाए रखा, लेकिन अब आप क्या करो, इस्तीफा दे दो और हूती जो समुदाय हैं जो कि अरब स्प्रिंग की घटना का फायदा उठाकर जो है कि फिर से विद्रोह पर उतारे हुए हैं, इनसे समझौता कर लो। लेकिन अब्दुल्ला साले इन्होंने कहा कि ना, जैसे तुम पहले समर्थन दे रहे थे ऐसे फिर से समर्थन दो, हम क्या करेंगे, यहां पर कोई भी समझौता नहीं करेंगे। और इन्होंने सऊदी अरब की बात जो है कि मानने से मना कर दिया। हालांकि इसमें लूप होल है, कुछ लोग कहते हैं मानने से मना कर दिया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सऊदी अरब ये दरअसल ये एक्सपोज अपने आप को करना ऐसा चाहता था कि उसने अब्दुल्ला साले पर दबाव डाला है कि वो छोड़ दें, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। खैर, नवंबर 2011 में साले जो है कि जब इन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, उसके बाद क्या हुआ कि नवंबर 2011 का समय था और इस समय यह जो है कि एक मस्जिद में गए नमाज अदा करने के लिए और यहाँ पर हमला किया गया। इस हमले में लगभग 40% जल गए और उसके बाद जब जल गए तो फिर उनको लगा जो हमारे ऊपर हमला हुआ, हम जो है कि लगभग किसी तरह से जान बचा पाए, तब इनको लगा कि नहीं, अब तो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। और दरअसल इसमें भी सऊदी अरबिया की भूमिका थी। कुल मिलाकर अब्दुल्ला साले अर्थात जो यहाँ पर 32 साल से शासन कर रहे थे, उन्होंने समझौता हूतियों से कर लिया और वर्ष 2012 में मंसूर हादी को क्या कर दिया, सत्ता सौंप दिया। और मंसूर हादी जो था ये भी क्या था, जो है कि सऊदी अरबिया का ही क्या था, एक व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, किससे, अब्दुल्ला साले से कहा आप चिंता मत करो, हम अपनी ही पसंद के व्यक्ति को हटा रहे हैं। और मंसूर हादी क्या कर गए, यहाँ के राष्ट्रपति बन गए। मंसूर हादी ने जैसे ही राष्ट्रपति पद संभाला, अहमद जो यहाँ के आर्मी चीफ थे, जिनको अब्दुल्ला साले नहीं हटा पाए थे, इनको पद से हटाकर आर्मी का जो पोस्ट थी उस पर अपने पसंद के व्यक्ति को बैठा दिया। अब देखिए, ये है मंसूर हादी। अब इनका भी तो कि बड़ा नाम आएगा, इसलिए मैंने फोटो दिखा दिया, कई बार इनका जिक्र आएगा। मंसूर हादी ने क्या किया, अपना पूरी सेना थी, इन्होंने क्या किया, हूती समुदाय के खिलाफ उतार दी। और ये किसके वजह से उतारी गई थी, सऊदी अरबिया के कहने पर। जब सेना हूती के खिलाफ उतार दी जाएगी तो ईरान क्या चुप बैठा रहेगा। ईरान ने कहा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अर्थात हूती समुदाय को हम जो है कि हथियार देंगे, हम पैसा देंगे, आप तो बस लड़ते रहो, कोई चिंता नहीं। अब सोचिए कि एक तरफ सेना क्या कर रही है, एक बड़े समुदाय को टारगेट करके उनको खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ वह जो समुदाय है लगभग जो आधे से थोड़ा सा ही कम है, वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। तो स्वाभाविक है क्या होगा, स्थितियां विकराल होती जाएं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और हुई कि जब मंसूर हादी ने कहा कि हम क्या करते हैं, अपनी पूरी सेना इन्होंने हूती के खिलाफ उतार दी, तो वहीं पर क्या हुआ, अब जो अलकायदा था उसकी भी पैठ यहां पे मजबूत होने लगी। सोचिए, कोई एक ऐसा देश जो कि काफी ज्यादा गरीबी हो, काफी ज्यादा बेरोजगारी हो, सरकार वहां पे स्थायी तो ना हो, कभी जो है कि वो सरकार हूती से समझौता कर ले, कभी उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दे, कभी हूती जो समुदाय है वह सरकार के साथ काम करें और कभी नहीं करें, तो ये क्या दिखाता है कि वहां पर जो संरचना प्रशासनिक पकड़ है काफी कमजोर है। तो यहां पर क्या हुआ कि अल-कायदा जो था यह जो है कि मजबूत होने लगा, और दो क्षेत्रों में जो यमन की सेना थी वो संभालने की स्थिति नहीं थी, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो मंसूर हादी ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में अल हौती के साथ समझौता कर लिया। इससे गृह युद्ध जो है थोड़े समय के लिए रुक गया, लेकिन हूती की जो पकड़ थी हूती समुदाय की वह मजबूत होने लगी। इसके बाद जो है कि यहाँ के जो मुबारक आर्मी चीफ थे, इन्होंने क्या किया, मंसूर हादी ने जिनको अपना चीफ बनाया था उनका नाम था अहमद मुबारक, तो इन्होंने जो कि मंसूर हादी ने कहा कि क्यों ना ऐसा करें कि जिनको हमने आर्मी चीफ बनाया है उसको प्रधानमंत्री का जो है कि पद पर ला दें, जिससे क्या होगा कि हमारा ही पसंद का व्यक्ति प्रधानमंत्री भी हो जाएगा, राष्ट्रपति अपना, प्रधानमंत्री अपना, तो सऊदी अरबिया के एजेंडे क्या हो जाते, पूरे हो जाते। लेकिन क्या हुआ कि जो हूती समुदाय था इसने इससे इनकार कर दिया, कहा नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। जबकि सोचिए अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में समझौता किया था हूतियों के साथ। अब इन हूतियों ने कहा कि नहीं, आपका कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा बल्कि हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। और इन्होंने क्या किया, कहा कि जो हमने समझौता किया था ना, अब हम उसको भी नहीं मानेंगे। और यहां से फिर से क्या हुआ, हूती समुदाय फिर से नेतृत्व करने लगा, फिर से जो है कि अपने संघर्ष को उसने बढ़ा दिया और यहां के राष्ट्रपति मंसूर हादी को गिरफ्तार कर हाउस अरेस्ट कर दिया।
अर्थात उनको ही कैद कर लिया। हाउस अरेस्ट किए गए मंसूर हादी किसी तरह से वहां से जान बचाकर भाग निकले और सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब पहुंचने के बाद वहां पर इन्होंने यह जो ऑपरेशन है इसको प्रारंभ किया और इसका मतलब यह था कि जितने भी हूती क्षेत्र हैं जो हूतियों के नियंत्रण में हैं उस पर जो है कि पूरी तरह से बमबारी करके बर्बाद कर दिया जाए। और मार्च 2015 में इन्होंने यह जो है कि ऑपरेशन प्रारंभ कर दिया और सऊदी अरब ने न सिर्फ अकेले किया बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी खूब सहयोग दिया। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में सऊदी अरब ने जो है कि न सिर्फ अपना पूरा योगदान दिया बल्कि उसके साथ 9 और देश खड़े थे और इन देशों का नाम आप देख सकते हैं ये कितने मजबूत देश थे। लेकिन फिर भी ईरान जो है कि क्या था, इनके साथ खड़ा था, अर्थात हूती समुदाय के साथ खड़ा था और कंडीशन जो है कि सऊदी अरब के हाथ में नहीं आ पाई और सत्ता जो मंसूर हादी के बाद वहां पर हूती समुदाय ने अपने नियंत्रण में लिया था, अभी भी वहां की जो सत्ता है लगभग 70%, ध्यान दीजिए, लगभग 70% यमन के एरिया पर हूती समुदाय का भी नियंत्रण बना हुआ है। अब इससे क्या हुआ, तो इस ऑपरेशन से सोचिए कि इन्होंने टारगेट क्या रखा था कि जो हूती समुदाय है उस पर हम बमबारी करके उनको ध्वस्त कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यमन में हजारों सिविलियन यह जो हवाई जो बमबारी हो रही थी उससे मर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी न सिर्फ सिविलियन जो है कि सेना के द्वारा अर्थात यमन और अन्य देशों के सहयोग से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे थे उससे मर रही थी, बल्कि यहाँ का जो स्कूल था, अस्पताल था, बंदरगाह था, सड़कें थी, एयरपोर्ट थी, सब कुछ तहस नहस हो गया। और इसकी वजह से जो सप्लाई चेन होती है कि रसद पानी पहुँचाना, खाना पीना पहुँचाना, वो अर्थात अनाज पहुँचाना, वो सब कुछ ब्रेक हो गया और यहाँ से क्या हुई, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने लगी। और कुछ समीक्षकों ने कहा कि यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी जो है कि भूखमरी और सबसे बड़ा डिजास्टर। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी 70% जो एरिया है वह किसके, हूती समुदाय के नियंत्रण में है। और जो सिविल वॉर है उसने क्या कर दिया है, इस यमन देश को पूरी तरह से भूखमरी और अकाल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ की जो 80% आबादी है, सोचिए यहाँ की 80% आबादी इस समय बाहरी मदद पर निर्भर है। इसका मतलब है कि इनको अगर बाहर से खाना नहीं मिले तो ये क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ पर सिविल वॉर रुक नहीं रहा। यमन अपनी ज़रूरत का 90% सामान बाहर से आयात करता है और जब इसके एयरपोर्ट या इसके जो बंदरगाह हैं, इसके जो सड़कें हैं, इसका जो रेल नेटवर्क है वह भी ध्वस्त हो चुका है। इससे क्या हो रहा है, सामान हर जगह तक नहीं पहुँच पा रहा और ना ही इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि 90% चीजों का आयात कर सके। इसका मतलब क्या है, यह सहयोग पर, यह जो है कि बाहर से मिलने वाले चीजों पर निर्भर है। अब क्या हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते ईरान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने का अपना इरादा जग जाहिर कर ही दिया है। आपने देखा है कि कुछ समय पहले ईरान को उन्होंने कितना जो है कि प्रयास किया कि ईरान कोई ऐसी गलती कर दे जिसकी वजह से हम हमला कर दें। और इसी में उन्होंने कहा कि जो पूरा क्षेत्र है इसमें हम ईरान की भूमिका को ध्वस्त करना चाहते हैं। और आपको पता है कि इसी की वजह से इन्होंने कहा कि कतर और सऊदी अरब में कुछ समय पहले से एक जो है कि तनाव था, उस तनाव की वजह से सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों ने कतर पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन कतर की मदद कौन कर रहा था, ईरान कर रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते सऊदी अरब से कहा कि देखो ऐसा है कि अगर तुम कतर से लड़ते रहोगे, कतर की मदद कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है, तो ईरान का एक और सहयोगी मिल रहा है, तो इससे क्या करो, कतर से आप समझौता कर लो। तो कतर से तो उन्होंने समझौता कर लिया। और इसी बीच इन्होंने कहा है कि ईरान से अब कतर से समझौता जब सऊदी अरब का हो गया, स्वाभाविक है कतर और ईरान की दूरी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ेगी। कतर और ईरान के मुद्दे पर मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं, इस पर बात नहीं करूंगा। इसी क्रम में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अभी कुछ दिन पहले ही जो हूती समुदाय हैं, जो यहाँ पे विद्रोही हैं, उनको क्या कर दिया है, ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया है। ग्लोबल टेररिस्ट का मतलब है कि यह वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिए गए हैं। और वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर इनकी मदद करता है तो उस पर चार्ज क्या लगेगा कि वो आतंकियों को मदद करता है। तो सोचिए जो यमन जहां की जनसंख्या 80% जो लोग बाहरी मदद पर निर्भर हैं, अब क्या होगा, कोई देश कोई संगठन अगर उनको मदद पहुंचाता है तो वहां क्या होगा,
कहलाएगा कि वो आतंकवादियों की मदद कर रहा है। और इन्होंने ऐसा इस वजह से किया है जिससे ईरान कोई भी सहयोग जो है कि क्या करे, यमन को ना पहुंचा पाए, अर्थात हूती समुदाय को कोई मदद ना पहुंचा पाए। अगर ईरान कोई मदद पहुंचाता है तो अमेरिका अर्थात डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, जो कि अभी कुछ ही दिनों की सरकार है, कुछ दिनों की क्या है, आज जो है कि आप देख ही रहे हैं 18 तारीख हो गया, परसों वहां के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन इन्होंने जो निर्णय लिया है यह कल से लागू हो जाएगा। अब जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति बनेंगे उनके लिए काफी चुनौती हो गई, क्योंकि जो बाइडन बार बार ये कह रहे थे कि ईरान के साथ जो हमने तनाव बढ़ाए हैं उस पर सोचने की जरूरत है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जाते जाते वह जो बाइडन को भी परेशान कर गए हैं, और ईरान के लिए उन्होंने कहा है कि तुम अब क्या करो, यमन की मदद करके देखो। हमने इसको यमन में जो हूती समुदाय हैं उनको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इसका मतलब अगर तुम कोई मदद करते हो तो तुम आतंकियों के समर्थक माने जाओगे और तुम पर कई प्रकार के सैंक्शन जो कि हट सकते थे वो फिर से लगा दिए जाएंगे और कड़े कर दिए जाएंगे। अब इस तरह का इन्होंने प्रयास किया। तो इनका प्रयास डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि ईरान से जुड़े हर देश को क्या किया जाए, जो है कि टारगेट करके उसको ईरान से दूर किया जाए। खैर, जो बाइडन आपको पता है 2 दिन बाद राष्ट्रपति बनेंगे और उनका यह मानना रहा है कि जो ईरान पर यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर बनाने का एक प्रयास है या फिर जो न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण है, इसको लेकर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं उनको थोड़ा सा शिथिलता लाई जाए। लेकिन ट्रंप के इस निर्णय से बाइडन को अब काफी परेशानी होने वाली है। समीक्षकों का मानना है कि ट्रंप के इस निर्णय से ईरान का तो जो कुछ भी हो, लेकिन यमन में जो शांति की जगह है, जो शांति स्थापित करने का हम प्रयास करते थे, वह बिखर गई है। इससे शांति की जगह अशांति आएगी और जो भूखमरी की समस्या है वह और भी जटिल होगी। वहीं जो मानवाधिकार संगठन है उनका यह कहना है कि इस प्रकार के प्रतिबंध से क्या होगा, यहाँ पर राशन या किसी अन्य सुविधा को वह नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसके वजह से समस्या क्या हो जाएगी, और विकट हो जाएगी। और कुछ जो है कि जो एनजीओ यहाँ के लोगों को राशन पहुंचा रहे थे, अगर उनको पहुंचाया जाएगा, वह पहुंचाते रहेंगे तो उनको भी टेररिस्ट की मदद करने वाला संगठन घोषित कर दिया जाएगा। और इससे क्या होगा, यहाँ पर जो रसद की आपूर्ति है वह बाधित होगी और यहाँ पर भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि कुछ एनजीओ को वह पास जारी करेगा और वह मदद पहुंचा सकेंगे। लेकिन सोचिए थोड़ा सा यमन के विषय में। अब अमेरिका ही क्या कर रहा है कि जो यमन के लोग जो वहां संघर्ष कर रहे हैं उनको कह रहा है तुम आतंकवादी हो, और अमेरिका कह रहा है कि लो, कुछ लोगों को कह रहा है कि लेके जाओ, सामान दे दो। तो क्या यमन के लोग वह जो इनको वह पास लेकर भेज रहा है वह समझ जाएगा कि ये अमेरिका के लोग हैं और यह अमेरिका के लोग हमारी निगरानी करना चाहते हैं, हमारी सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं। तो उनके लिए यमन के लिए तो वह जो लोग पास लेकर जाएंगे वो क्या होंगे, दुश्मन होंगे। तो कुल मिलाकर यहां पर आने वाले समय में जो स्थिति है काफ़ी विकराल होने वाली है। इसी के कारण संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख हैं और कई शीर्ष अधिकारियों ने अमेरिका से कहा कि आपको अपना फैसला वापस लेना चाहिए। इन्होंने अपील की, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल इसको ठुकरा दिया है। और संयुक्त राष्ट्र के जो मानवीय मामलों के प्रमुख मार्क लोकाक हैं, इन्होंने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि अमेरिका के इस कदम से जो यहाँ पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी वह इतनी विकराल होगी जो 40 वर्षों में भी अभी नहीं देखी गई है। अर्थात यमन के सबसे बुरे दौर आने वाले हैं। लोकाक ने यह भी कहा कि इस कदम के बाद कई कंपनियां जो यमन में थोड़ा बहुत व्यापार कर पा रही थी उनको बाहर जाने होगा, और इस तरह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह बिल्कुल चौपट हो जाएगी। और जो यमन के लोग अभी तक कुछ खरीद पा रहे थे वो कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे, और आने वाले समय में हमें लाशों के ढेर देखने को मिलेंगे, ऐसा समीक्षकों का मानना है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर यह सिविल वॉर क्या था, यहाँ पर किस चीज की लड़ाई हो रही है, अमेरिका ने क्या कदम उठाया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।